हेलो। स्वागत है आप सबका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसके अलग अलग है, आपके ऑप्शन के साथ दिया गया है कि मानव जो है कौन सा उत्पत्ति वाला है। मानव में क्या होता है, तो लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक होता है, तो लैंगिक होता है। मानव डैश है, मानव क्या है, अंडप्रजक है, सजीव प्रजक है या अंडजरायुज है। अंडप्रजक तो अंडा तो होता नहीं है, तो क्या होगा, सजीव प्रजक। उसके बाद मानव में कौन सा निषेचन होता है, बाह्य कि आंतरिक, तो होता है आंतरिक निषेचन। उसके बाद युग्मनज जो यहाँ पर नर एवं मादा युग्मक होते हैं। युग्मक कैसा होता है, तो युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। उसके बाद युग्मनज होता है, युग्मनज डैश होता है, युग्मनज सदैव कैसा होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है और युग्मक अगुणित होता है। ठीक है। उसके बाद है एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको अंडोसर्ग कहते हैं। उसके बाद अंडोसर्ग यानी ओवुलेशन डैश नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित इंड्यूस्ड होता है। किसके द्वारा होता है, तो कहे तो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, या कहे तो यहाँ पे एलएच, यहाँ पे परफेक्ट आपका आंसर रहेगा एलएच के द्वारा जो है इंड्यूस या यहाँ पे प्रेरित होता है। या एस्ट्रोजन भी कोई गलत आंसर नहीं है, ठीक है, उसको ही एस्ट्रोजन कह सकते हैं। उसके बाद है कि नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन यानी फ्यूजन को मिलने को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। उसका निषेचन डैश में संपन्न होता है। तो निषेचन जो है किसमें होता है, फैलोपियन नलिका या कहे तो फैलोपियन ट्यूब या कहे तो अंडवाहिनी में संपन्न होता है। उसके बाद युग्मनज विभक्त होकर डैश की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरोपित यानी इम्प्लांटेड हो जाता है। तो जो युग्मनज जो किसमें विभक्त हो जाता है, तो युग्मक मोरुला से ब्लास्टुला में, उससे होता है जाके गर्भाशय में इम्प्लांटेड, यानी आपका ऑप्शन वहाँ पर रहेगा भ्रूण में पहले रूपांतरित होता है। यानी युग्मनज कुल मिलाकर किसमें विभक्त हुआ, भ्रूण में। उसके बाद भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि रज्जु। ठीक है। अगला प्रश्न है पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो ये पुरुष जनन तंत्र है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए। ठीक है। ऊपर में आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे पोर स्किन ग्लैंस पेनिस, यहाँ पे टेस्टिस का फोटो हो गया। ठीक है। तो इस टाइप आप लोग स्क्रीन मतलब वीडियो को पॉज करके इस फोटो को बना लीजिए। उसके बाद मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो मादा जनन तंत्र का भी आप वीडियो पॉज करके इसका भी फोटो आप बना लीजिए। सबका नेमिंग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे पिक्चर बना कर दे रहे हैं आप लोग, इसको वीडियो को पॉज करके इस पिक्चर को बना लीजिए। अभी इसमें बताना कुछ नहीं है, इसमें समझाना कुछ नहीं है, तो इस फोटो को सिर्फ बनाने के लिए बोला गया है, तो इसमें ये सब बताने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। अगला प्रश्न है वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो प्रमुख कार्यों के वर्णन कीजिए। तो वृषण तथा अंडाशय के कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं वृषण के कार्य की। तो वृषण जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन यानी एफएसएच तथा एलएच का रख रखाव ठीक रखते हैं। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच शुक्राणुओं के विकास को उत्तेजित करता है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच लीडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है और टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक तथा गौड़ लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। और दूसरा कार्य अगर वृषण का देखा जाए तो वह है कि वृषण जो है शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है। ठीक है। उसके बाद है अंडाशय के बारे में बताना है। तो अंडाशय जो है, अंडाशय मासिक धर्म चक्र के दौरान एक अंडाणु यानी अंडा बनाते हैं जो संभावित निषेचन के लिए उपलब्ध होता है। अंडाशय से काम हो गया क्या, अंडाणु को बनाना। दूसरा काम अगर अंडाशय का है तो अंडाशय जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाते हैं जो मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और महिला प्रजनन स्वास्थ्य को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एस्ट्रोजन महिला के प्रजनन अंगों के विकास में भी मदद करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा शुक्रजनक नलिका की संरचना वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को शुक्रजन नलिका कहते हैं। ये प्रत्येक वृषण जालिका में 1 से 3 अति कुंडलित एक दूसरे से सटी पतली नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ठीक है, पहला तो ये बात हो गया।
उसके बाद आपको यहाँ पे फिगर बना देना है। आप इसको फिगर को बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर आगे लिखिएगा कि प्रत्येक जनन नलिका के चारों ओर ट्यूनिका प्रोपिया नामक झिल्लीनुमा आवरण होता है और इसके भीतर एक स्तरीय जर्मिनल एपिथेलियम होता है और इन्हीं कोशिकाओं का विभाजन अर्थात शुक्रजन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा शुक्राणु बनते हैं। इसी स्तर पर मददगार संरचनाएं स्थित होती है जिसे सर्टोली कोशिका कहते हैं। एक कोशिका विकासशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। उसके आगे लिखिएगा शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में अंतरालिक कोशिकाएं यानी इनरस्टियल सेल पाई जाती है जिन्हें लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं, जिसमें नर हार्मोन्स बनते हैं जिससे नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। शुक्र जनन नलिकाओं से पतली नलिकाओं निकलती है जिसे वास्ट डिफरेंशिया कहते हैं। वृषण के अंदर से नलिकाओं आपस में मिलकर एक जाल बनाती है जिसे वृषण जालक यानी रेटेड टेस्टिस कहते हैं। जालक से एक कुंडलित नलिका प्रारंभ होती है जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्र जनन नलिकाओं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है। उसमें 46 गुणसूत्र यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणुजन में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण यानी मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी न्यूनकालीन विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करती है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए चार बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसु यानी स्पर्मेटिड्स का पैदा करते हैं। शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों का नाम बताएं। इसका उत्तर लिखिएगा कौन कौन सा हार्मोन शामिल रहता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH, उसका पित्त पिंडकर यानी कहे तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, उसका पुट्रोको उद्दीपक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH और एंड्रोजन्स। ठीक है, ये जो है हार्मोन शामिल होते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है शुक्राणु जनन एम्ब्रियोसेचन यानी स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखिए। तो इसका लिखिएगा वृषण में शुक्राणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु जो है शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित यानी एम्बेडेड हो जाता है। अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से मोचित यानी रिलीज होते हैं मादा की योनि में, उस प्रक्रिया को कहते हैं वीर्यसेचन। ठीक है, या स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाना है, शुक्राणु का एक फोटो बनाना है। तो इसको यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं, आप लोग इसका वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुक्रीय प्रद्रव्य यानी सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठक क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरुष यानी प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ शामिल होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय यानी सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रक्टोज है, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका
बाहर स्थानांतरण करती है। दूसरा कि सहायक ग्रंथियां शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करती है तथा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिएगा कि अनजनन क्या है। अनजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखिएगा, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अनजनन कहते हैं। अनजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन युग्मक कोशिकाएं यानी अनजननी यानी उगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर जो है निर्मित होती है। जन्म के बाद अनजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है अंडाशय के एक अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये बनाइएगा आप लोग, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बनाइए। जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा उगोनिया है, उससे बना प्राथमिक पुटक, उससे द्वितीयक पुटक, द्वितीयक जो है ग्राफी पुटक में बदल गया। ग्राफियन पुटक में जाने के बाद यहाँ पे अंडोसर्ग हुआ, यहाँ पे जो है अंडाणु बाहर निकल आया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना है। सेम क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके इस पिक्चर को बना लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्राफी पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित चित्र बनाना है। सेम वही फोटो बनाना है, लेकिन यहाँ पे रंगीन वाला फोटो लगा दिए हैं, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे आता है, तो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से द्वितीयक पुटक, द्वितीयक से तृतीयक, और मेच्योर जब होता है तो वो बन जाता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। यही फोटो को दिखाना था, तो आप लोग इसको पूरा बना लीजिए फिर से। ठीक है, अंडाशय के पूछे तब, या ग्राफियन फॉलिकल पूछे तब, या पुटक के बारे में पूछे तब, या ग्राफियन फॉलिकल के बारे में पूछे तब, यही पिक्चर बना देना है। मतलब क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, बाकी बात यहाँ पे सेम चीज़ वही चीज़ लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के कार्य बताना है। किसका किसका, पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का, गर्भाशय अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम का, अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम का, शुक्राणुपुच्छ यानी स्पर्म टेल का, और झालर यानी फिम्बड़ी का। तो एक एक करके सबका कार्य लिखते हैं। पहला बात करते हैं पित्तपिंड का। तो पित्तपिंड के बारे में है, पित्तपिंड कैसा होता है, तो यह पित्तपिंड जो है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाने के लिए कौन यहाँ पे आवश्यक है, तो यहाँ पे पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम, इसी से तो प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखता है। उसके बाद है अग्रपिंडक यानी एंडोमेट्रियम। गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अग्रपिंडक, एंडोमेट्रियम नहीं होगा, यहाँ पे गलती हुआ है थोड़ा, यहाँ पे अग्रपिंडक, यहाँ पे एंडोमेट्रियम नहीं, यहाँ पे अग्रपिंडक नहीं होगा, यहाँ पे होगा गर्भाशय अंतःस्तर। तो गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या होता है, तो अग्रपिंडक उन प्रकीनों यानी एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। ठीक है, अगला है शुक्राणुपुच्छ यानी स्पर्म टेल। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। ठीक है, उसके बाद है झालर यानी फिम्बड़ी। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर जो है सहायक होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है सही या गलत को। पहला है क्वेश्चन कि पुंजनों यानी एंड्रोजेंस का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये बात जो है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा पुंजनियों यानी एंड्रोजेंस का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ पे गलत कथन है। ठीक है, गलत कथन है ये। उसके बाद शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं, सर्वोली नहीं, सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। बताइए, सर्टोली कोशिका से प्राप्त होता है पोषण शुक्राणु को, तो होता है, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, उसके बाद लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में नहीं पाया जाता है, वो कि बल्कि वृषण में पाया जाता है। वृषण की कोशिका मतलब जो अग्रेक होता है उसमें, जब तो ये अंडाशय में पाया जाएगा लीडिंग कोशिकाएं, तो नहीं, गलत कथन नहीं है। उसके बाद लीडिंग कोशिकाएं पुंजनों यानी एंड्रोजन्स को संश्लेषित करती है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो है पुंजनों यानी एंड्रोजन्स को संश्लेषित करेगा ही, बात सही है। ठीक है, उसके बाद है अनजनन पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है। पित्तपिंड किसमें संपन्न होता है, कार्पस ल्यूटियम में नहीं। कार्पस ल्यूटियम के बाद कार्पस एल्पिकेंस भी तो बनता है,
तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसका सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान आर्तो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो हाँ, जैसे ही प्रेगनेंसी होगा वहाँ पे जो है प्रेगनेंसी जब होता है तो उस समय आर्तो चक्र नहीं होता है, तो बात तो सही है। उसके बाद योनि छद हाइमन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्य यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है, तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे योनि छद का होना या न होना उसके जो है वर्जिनिटी का सबूत नहीं है, तो बात ये सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्तो चक्र क्या है। आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से हार्मोन जो है नियमन करता है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। मादा प्राइमेटों में होने वाले जनन चक्र को आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव यानी रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत जब यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन यानी मीनार कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तो चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। एलएच और एफएसएच का स्रावन जो होता है एस्ट्रोजन के स्रावन के उत्तेजित करता है। एलएच तथा एफएसएच दोनों ही आर्तो चक्र के मध्य में लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, और उसमें भी कौन, एलएच, इसलिए कहा जाता है इस दिन को एलएच सर्ज। अगला प्रश्न है प्रसव यानी पार्चुरेशन क्या है। प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को शिशु जन्म या उसी को प्रसव या कहे तो पार्चुरेशन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावन को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्ष के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्र स्तर होता जाता है और इससे शिशु जो है माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव जो है संपन्न हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताए कि यह क्यों सही नहीं है, तो इसका उत्तर लिखिएगा। स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री यानी अंडाणु द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मक जो होता है शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्रियों के युग्मक के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन से अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु यानी लड़की के रूप में, जबकि XY लिंग गुणसूत्र वाले जो है युग्मनज नर शिशु यानी लड़का के रूप में विकसित होगा। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। उसके बाद प्रश्न है, एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं। यदि माता ने समरूप यानी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे, क्या आपका उत्तर बदलेगा। यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे जो है अगर 2 अंडज यमज थे तो इसका उत्तर लिखिएगा। सामान्यतः एक महिला के मासिक धर्म चक्र के दौरान प्रत्येक अंडाशय से एक अंडा जो है मोचित होता है। अगर बात करें समरूप यानी समरूप जुड़वा का, तो यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो इसका मतलब है कि एक ही अंडा मोचित हुआ था, लेकिन निषेचन के बाद यह 2 अलग अलग भ्रूणों में विभाजित हो गया, तो ये तो समरूप हो गया। लेकिन 2 अंडज यमज की बात करें, 2 अंडज यानी कितना अंडा, 2। यदि माता ने 2 अंडज यमज को जन्म दिया है तो इसका मतलब है कि 2 अलग अलग अंडे मोचित हुए हैं और दोनों अलग अलग निषेचित किया गया। अगर जुड़वा बच्चे 2 अंडज यमज थे तो मेरा उत्तर बदल जाएगा कि दोनों अलग अलग यहाँ पे अंडा मोचित हुआ है। अगला प्रश्न है
कि क्या आप सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है, क्या अंडाशय में कितने अंडे मोचित हुए थे? तो 6 अगर बच्चे को जन्म दिया है तो कितना अंडाणु मोचित हुए होंगे? 6 अंडाणु, क्योंकि शुक्राणुओं की संख्या तो बहुत सारा करोड़ों में जाता है। तो जितने अंडाणु मोचित हुए हैं उतने शुक्राणुओं से उसका संलयन हुआ है, उतने बच्चे जन्म लिए हैं। तो इसका आंसर हो गया कि 6 अंडे मोचित हुए थे। ठीक है, तो ये रहे आज के टोटल क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।